अब तुर्की के हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि तुर्की को उनकी नानी याद आ रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत और तुर्की के बीच का बिगड़ा माहौल एक ऐसे तनाव का रूप ले चुका है कि तुर्की को अब भारत का मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। और हाँ, कमाल की बात यह है कि उनकी अर्थव्यवस्था की धज्जियां तो भारत ने पहले ही उड़ा दिया था जब उनकी कुछ कंपनियों पर भारत ने अपनी तरफ से एक्शन लिया था। लेकिन अब फिलहाल में उनके सामने ही अपनी नेवी को खड़ा करके भारत उनकी नींद को इस कदर हराम कर चुका है कि तुर्की चैन से सो भी नहीं पा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, तुर्की जितना फड़फड़ा रहा है कि भारत अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर से लेकर वापस लौट जाए, उनके लिए उतनी ही बड़ी मुसीबत का बादल बनकर अब भारत की नेवी बरस रही है। और बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से भारत ने अपने युद्धपोत को तुर्की के एकदम करीब ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार भारत तुर्की के खिलाफ इतना ज्यादा कड़ा रवैया क्यों रख रहा है। लेकिन क्योंकि तुर्की बौखलाया हुआ है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो तुर्की ने भारत से पंगा ले लिया है, और यह पंगा तुर्की ने भारत से अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ कर लिया है। लेकिन तुर्की ने भारत से जो पंगा लिया है, अब यह पंगा तुर्की के ऊपर ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि भारत का युद्धपोत एक बार फिर से तुर्की के सामने सीना तानकर खड़ा हो चुका है। हालांकि सबसे पहले यह समझते हैं कि तुर्की ने आखिरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा कैसे। सबसे पहले तो सीन इमेजिन कीजिए दोस्तों, भारत ने अभी अभी आजादी पाई है और दुनिया में अपने पैर जमा रहा है। तभी तुर्की भी एक नए दौर में था, इसलिए एक आधुनिक राष्ट्र बनने की कोशिश में दोनों देशों ने 1948 में औपचारिक राजनयिक रिश्ते बनाए। शुरुआत में माहौल अच्छा था। भारत और तुर्की के बीच कपड़ा, मशीनरी और जेम्स ज्वेलरी का व्यापार शुरू हुआ। दोनों देश एक दूसरे की सभ्यता का सम्मान करते थे और सबसे बड़ी बात कि कहीं कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन एक कहावत है ना कि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे तुर्की का झुकाव अमेरिका और NATO की तरफ बढ़ता गया और भारत अपनी नॉन अलाइंड मूवमेंट में व्यस्त रहा। इसका मतलब यह था कि भारत किसी का भी विरोध नहीं करेगा, तुम चाहे जहां जाओ, बस हमारे साथ सही से रहना। यानी दोनों रास्ते अलग थे, लेकिन सम्मान बना रहा। साल 2000 के बाद दोनों देशों के रिश्ते फिर से सुधरने लगे और ट्रेड बढ़ने लगा, जिसमें भारत तुर्की को केमिकल्स, कपड़े और दवाइयां बेचने लगा और तुर्की से मिनरल्स और मशीन पार्ट्स मंगाने लगा। इसी बीच एयर इंडिया और टर्किश एयरलाइंस के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुईं। इंडिया के टूरिस्ट्स तुर्की जाने लगे और तुर्की के बाजारों में इंडियन मेड प्रोडक्ट्स दिखने लगे। यानी दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि एर्दोगान की राजनीति बीच में नहीं आई। फिर साल 2016 के बाद सब कुछ बदल गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अपने देश में इस्लामिक नेतृत्व की छवि बनानी शुरू की। वो चाहते थे कि पूरी मुस्लिम दुनिया उन्हें खलीफा की तरह माने और इसी कोशिश में उन्होंने भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया। UN में भारत पर आरोप लगाए कि भारत मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है और 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद तो तुर्की ने खुलकर भारत विरोधी बयानबाजी शुरू कर दी और यहीं से तुर्की अपने लिए मौत का गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भारत ने देखा कि तुर्की सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की सेना को ड्रोन और ट्रेनिंग दे रहा है। जी हां दोस्तों, तुर्की की बेकार कंपनी जो दुनिया के मशहूर बैरक्टार ड्रोन बनाती है, वो पाकिस्तान को ये ड्रोन तकनीक देने लगी। भारत ने तुरंत एक्शन लिया, तुर्की के साथ रक्षा समझौते रद्द कर दिए, उनकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया और पाकिस्तान से जुड़े किसी भी तुर्की प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। यही नहीं, भारत ने जवाब में ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की, जो तुर्की के दुश्मन देश हैं। यानी अब मैदान खुल चुका था, जहां एक तरफ भारत की रणनीति थी, दूसरी तरफ तुर्की की जिद। तुर्की सोचता है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का नेता है, लेकिन भारत अब ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और G20 में अपना झंडा गाड़ चुका है।
भारत ने जवाब में ग्रीस और आर्मेनिया के साथ डिफेंस हथियारों के समझौते बढ़ाए। आर्मेनिया को स्वदेशी हथियार दिए जो तुर्की को चुभ गया। वहीं इस समय भूमध्य सागर में इंडियन नेवी की मौजूदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है और तुर्की जितना ज्यादा धमकी देते गया, भारत इतना ही ज्यादा आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस का साथ देता गया। और यह खबर जून 2025 की है, जब मोदी गवर्नमेंट की प्लानिंग सामने आई थी कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने के चलते भारत और भी ज्यादा तुर्की को पनिश करने जा रहा है। लेकिन अब कुछ ही महीनों बाद देखा जा रहा है तुर्की की कुटाई शुरू हो चुकी है। और रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर कुछ खबरें और असली तस्वीरें देखिए कि पिछले कई दिनों से भारत के युद्धपोत साइप्रस और ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वह भी तुर्की के दरवाजे पर। हालांकि फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि भारतीय नौसेना बार बार भूमध्य सागर से कॉकस तक तुर्की के करीब नौसेना भेज रही है और एक बार फिर से भारत के युद्धपोत पहुंच चुके हैं। फिलहाल बात व्यापारिक रिश्ते की आती है तो अभी भी दोनों देशों के बीच का व्यापारिक रिश्ता काफी हद तक ठीक है, लेकिन लचीलापन ज्यादा हो रहा है। दोनों देशों के बीच अब भी लगभग 10 अरब डॉलर का व्यापार है, लेकिन वो भी बहुत सीमित और सतर्क तरीके से। क्योंकि नए निवेश रुक गए हैं, भारत ने कई तुर्की कंपनियों को टेंडर लिस्ट से बाहर कर दिया है। तुर्की बार बार कहता है कि वो भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन उसके हर कदम में पाकिस्तान की झलक मिलती है। और भारत ये बात अच्छे से जानता है कि जो दुश्मन के साथ खड़ा हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यह बात ज्यादा पहले की नहीं है, बल्कि हाल ही में तुर्की के उल्टे सीधे रवैये पर भारत ने गुस्से में जाकर अपने नेवी के शिपिंग प्रोजेक्ट से लात मारकर बाहर निकाल दिया था। और उसके बदले भारत ने ग्रीस के साथ अपने संबंध मजबूत किए। दरअसल यह एक समुद्री शिपिंग और शिप बिल्डिंग से जुड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट था, जिसमें भारत अपने नेवी सप्लाई चेन और जहाज निर्माण के लिए कुछ विदेशी कंपनियों को काम देने वाला था। शुरुआती तौर पर तुर्की की कुछ कंपनियों या पार्टनर्स को इस प्रोजेक्ट में शामिल देखा जा रहा था, यानी वे नेवी के लिए मटेरियल, पार्ट्स या तकनीक देने वाले थे। लेकिन भारत ने तुर्की को सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों से बाहर किया। इसलिए भारत ने भरोसे के आधार पर तुर्की को हटाकर ग्रीस जैसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ काम करना शुरू किया। यह सीधे तौर पर तुर्की की रक्षा और बिजनेस साख और कुछ करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान जैसा है। इससे तुर्की को सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और आगे चलकर अब तक भारत जैसे बड़े बाजार में मौका ही नहीं मिला। यानी आर्थिक और राजनयिक झटका तो हुआ ही, साथ में यह तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए तबाही जैसा था। बाकी आपको क्या लगता है, तुर्की का इलाज इस समय कैसे करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।